अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आर्टिकल 60 की बात करते हैं। आर्टिकल 64 है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें यह है कि वेकेशन ऑफ सीट्स, जो सीट्स हैं वो कैसे खाली होती है। तो इसका दो प्रोसीजर है पार्लियामेंट की सीटों का खाली होने का। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मे बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर और एज केस मे बी द चेयरमैन रिजाइन हिज सीट एंड देयर अपॉन हिज सीट शेल बी काउंट वैकेंट। अब जो मेंबर है पार्लियामेंट का, मेंबर की बात हो रही है, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है वो अगर अपनी सीट छोड़ना चाहता है, वेकेशन ऑफ सीट, कोई भी बंदा अपनी सीट छोड़ना चाहता है तो वो जो क्या है पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली है तो वो स्पीकर को लिखेगा, पार्लियामेंट सॉरी सेनेट है तो वो चेयरमैन को लिखेगा अपना रिजाइन अपने हाथ से। ठीक है। ए हाउस में डिक्लेयर द सीट ऑफ ए मेंबर वैकेंट इफ विदाउट लीव ऑफ ए 40 हाउस ही रिमेन्स एब्सेंट फॉर 40 कंसेक्टिव डेज ऑफ इट्स सिटिंग। अब ये कह रहे हैं कि वो बंदा, वो पार्लियामेंटेरियन, वो सेनेटर हो या नेशनल असेंबली का बंदा हो, जो 40 दिन बगैर बताए हुए, बगैर एब्सेंट की लीव दिए हुए अगर दूर रहता है, 40 दिन गैर हाजिर रहता है बगैर इन्फॉर्म किए हुए, तो वो क्या है, वो भी खाली सीट सब्र की जाएगी। आर्टिकल है जी 165। इसमें ओथ ऑफ मेंबर्स, ए पर्सन इलेक्टेड टू ए हाउस शैल नॉट सिट टू और वोट अंटिल ही हैज बीन मेड बिफोर द हाउस ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल। यानी अब जो है जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या है, वो तब तक वोट नहीं डाल सकते अपनी पार्लियामेंट का, या फर्दर जो भी उन्होंने बिल वगैरह में वोट डालने होते हैं, जब तक वो थर्ड शेड्यूल के मुताबिक ओथ नहीं लेते। अब इसके बाद है प्रिविलेजेस। आर्टिकल 160 सॉरी 160 कह रहा हूं, आर्टिकल 66 इसमें है जी प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, जो पार्लियामेंटेरी मेंबर्स होते हैं उनको कौन सी प्रिविलेजेस हासिल होती हैं। इसमें है जी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट देयर शैल बी द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड नो मेंबर शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और any word given by him in parliament and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of parliament of any report paper votes or proceeding। अब मैंने इसको जनरली तौर पर भी आपको बता सकता था, लेकिन मैंने काशिफ इसको पढ़ना इसलिए मुनासिब समझा कि जो भी पार्लियामेंटेरियन बंदा मेंबर पार्लियामेंट में कोई बात करेगा, पार्लियामेंट में कोई वोट कास्ट करेगा या किसी प्रोसीडिंग का कोई पार्ट बनेगा, उसके खिलाफ पाकिस्तान की किसी कोर्ट में भी केस नहीं हो सकता। ठीक है। इन अदर रिस्पेक्ट द पावर इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स पार्लियामेंट shall be such as may from time to time be defined by law and until defined by the such or where immediately before the commencing day enjoyed by the National Assembly of Pakistan and the committees thereof and its member provision made by the law for punishment by house of punishment for refuses। अब इसमें यह कहता है, फर्दर कहना चाह रहा है कि भी जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्लियामेंटेरी मेंबर्स हैं, उनको फर्दर जितनी भी प्रिविलेजेस वगैरह हासिल होती हैं वो वक्तन फ़वक्तन चेंज होती रहती हैं। और उनकी जो प्रिविलेजेस है एक नेशनल असेंबली के मेंबर की, जब वो असेंबली में पहुंचते हैं उसके बाद उनकी स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो सेनेट में पहुंचते हैं एज ए सेनेटर या एज ए नेशनल असेंबली का मेंबर नेशनल असेंबली में पहुंचते हैं, तब उनकी प्रिविलेजेस जो हैं वो उनको जो फ़ायदे वगैरह होते हैं, जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं, जो मराहत वगैरह मिली होती है वो उनको शुरू हो जाती है। आर्टिकल है जी 67 rules of procedure। Subject to the constitution, a house may make rules for regulating its procedure and the conduct of its business and shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceeding in the house shall not be invalid on the ground that some person who were not entitled to do so sat, voted or otherwise took part in the proceeding until rules are made under clause 1 the procedure and conduct of business in a house shall be regulated by the rules of procedure by the president। अब इसमें यह कहना चाह रहा है प्रोसीजर में आर्टिकल 67 में जितने भी रूल्स हैं, जितना भी प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट खुद डिफाइन करेगी। अगर पार्लियामेंट के अभी रूल नहीं बने या कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है वाजे तौर पर, तो वो प्रेसिडेंट की पावर्स के या ऑर्डर्स के मुताबिक काम करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास है आर्टिकल 68।
Restrictions on discussion in Parliament. No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or a High Court in the discharge of his duties. अब इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी पार्लियामेंटेरियन मेंबर जो है वो पार्लियामेंट में किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को डिस्कस नहीं करेंगे कि वो ऐसे फैसले दे रहा है, वो ऐसे दे रहा है, ठीक, ये उन पर पाबंदी है। आर्टिकल 69, कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 69 जो कोर्ट है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में इंटरफेयर इंक्वायर नहीं करेगी, लेकिन इसको पढ़ते हैं, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ any irregularity of procedure. No officer or member of parliament in whom powers are vested by or under the constitution for regulating a procedure on the conduct of business or maintaining orders in the parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of exercise by him of those powers in this article has been same meaning in this article 66. अब कहना ये चाह रहा है कि जो पार्लियामेंट का मेंबर है उसको इम्यूनिटीज हासिल है, वो जो प्रोसीडिंग करेगा उस पर जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होगी उस पर जो कोर्ट्स हैं वो अपनी इंक्वायरी वगैरह नहीं बिठाएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि पार्लियामेंट के अक्सर बिल्स होते हैं, अक्सर चीज़ें होती हैं, डिस्कस हो रही होती हैं, अमेंडमेंट्स हो रही होती हैं, वो अब बजट भी आ रहा है, वो जितनी भी चीज़ें आ रही, अब बजट वो जितने भी मामला पार्लियामेंट के हैं उनमें जो कोर्ट्स हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, पार्लियामेंट अपना काम करे, कोर्ट अपना काम करे। अब आ गया हमारे पास आर्टिकल 70 लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर प्रोसीजर क्या है, यानी कोई चीज़ पेश करनी है या अमेंड करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है। इंट्रोड्यूसिंग एंड पासिंग ऑफ बिल्स, ए बिल विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मे ओरिजिनेट इन either house and shall if it is passed by the house in which it originated by transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also it shall be presented to the president for assent। अब कोई भी बिल आता है, इधर देखें सारे, कोई भी बिल आता है पार्लियामेंट में, फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली ने एक बिल पेश किया, ये उस पर सारे मुतफिक हो गए, बिल चला गया सेनेट के पास, ठीक है, सेनेट भी ओके होगी, बिल चला गया नीचे प्रेसिडेंट के पास मंजूरी के लिए। अब इसमें हुआ क्या है, अगर इसी को उल्टा कर लिया जाए, सेनेट एक बिल जारी करती है, ठीक है, वो सेनेट से ओके होने के बाद जाएगा नेशनल असेंबली में, यानी दोनों हाउसेस में जो भी बिल जारी करेगा एक के असेंट के बाद, एक की राय के बाद दूसरी में जाएगा, वो उधर डिस्कस होगा। अगर नेशनल असेंबली करती है दोबारा सेनेट में जाएगा, सेनेट अगर मंजूर करती है तो वो प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करके ओके करेगा, अगर अमेंडमेंट उसमें नहीं होती, दोनों बगैर अमेंडमेंट के ओके कर देते हैं, तो ये वो सिंपल प्रोसीजर। अगर सेनेट करती है तो वो उसके बाद नेशनल असेंबली में जाएगा, यानी दोनों हाउसेस में जो भी बिल जारी करेगा उसके बाद वो दूसरे के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उसमें आके इंटरफेयर करेगा, ठीक है। अब इसका सब है, इफ ए बिल ट्रांसमिटेड टू हाउस अंडर क्लॉज 1 पास विदाउट अमेंडमेंट with amendment it shall be sent back to the house in which it originated, and the house pass bill with the those amendment it shall be presented to the president for assent। यानी नेशनल असेंबली ने एक बिल बनाया, फर्दर चला गया सेनेट के पास, ठीक है, सेनेट ने उसमें क्या किया, अमेंडमेंट दे दी, ठीक है। अब सेनेट में अमेंडमेंट आने के बाद बिल दोबारा ये आ गया, बिल दोबारा फिर चला जाएगा नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली उन्हें अमेंडमेंट्स को ओके करेगी, बिल दोबारा फिर उसके बाद आएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, प्रोसीजर समझ आ गया। इफ ए बिल ट्रांसमिटेड टू ए हाउस अंडर क्लॉज 1 rejected or is not passed within 90 days of its laying in the house, or a bill sent to a house under clause A with amendment is not passing by the house with such amendment, the bill at the request of the house in which it is originated shall be considered in a joint sitting, and if passed by the votes of the majority of the members
present and voting in the joint sitting, it shall be present to the president for assent in this article and the succeeding provisions of the constitution. Federal legislative list mean the federal legislative in the fourth schedule. अब बात क्या करता है, अगर एक बिल 90 डेज के अंदर पास नहीं होता, 90 दिन के अंदर, और उसी के मुताबिक वो दोबारा उसी के पास चला जाता है, पिछले हाउस के पास, ठीक है, वो अब उनमें देखेगा कोई अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं, अमेंडमेंट के बाद भी पास नहीं हुआ, अब उस पर दोबारा क्या होगा, दैट हाउस विद सच अमेंडमेंट द बिल एट द रिक्वेस्ट ऑफ द हाउस इन विच इट्स ओरिजिनेटेड, वो बिल दोबारा आएगा जिसने उसको जारी किया होगा, वो उसको एज इट एज उसी प्रोसीजर के साथ, अगर वो अमेंडमेंट कहते हैं तो अमेंडमेंट के साथ पास कर लेगा, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उसको ऑब्जेक्शन को सेटिस्फाइड करने के बाद दो म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ, म्यूचुअल सिटिंग के साथ उसको पास कर लेंगे, ठीक है, और मेजोरिटी के साथ बिल पास होगा 2/3। अब इस 71 तो हमारे पास आर्टिकल है नहीं, ठीक है, लिहाजा 71 है नहीं, 72 से स्टार्ट करें। 71 आर्टिकल लिखा जरूर है लेकिन उसको खत्म करते हैं। Procedure at joint sitting, the president after consultation with the speaker of the national assembly and the chairman may be rules or as to the procedure with respect to the joint sitting of the communication between the two houses. At a joint sitting, the speaker of the national assembly or in his absence such person as may be determined by the rules under made the clause shall preside. अब इसमें यह कहता है अगर ज्वाइंट सिटिंग का कोई सीन आता है तो चेयरमैन को और नेशनल असेंबली के स्पीकर को प्रेसिडेंट बोलेगा, वो सिटिंग का अरेंज करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू रूल बनता है वो सारी सिटिंग का मामला करेगा। अब ज्वाइंट सिटिंग का जो भी वोट होगा, जो भी मामला पास होंगे वो 2/3 की मेजोरिटी के साथ पास होंगे। उसके बाद है आर्टिकल 73। Procedure with respect to money bills. Notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate in the National Assembly. एक बात समझ आ गई, जो मनी बिल है वो हमेशा नेशनल असेंबली पास करेगी। ये चीज़ें वो हैं जिनको सुनने के बाद आपने जेहन में भी बिठाना है सुमेर, कि नेशनल असेंबली जो है वो मनी बिल हमेशा वही, प्रोवाइडेड दैट स्टिमुलसली when a money bill including the finance bill containing the annual budget statement is presented in the National Assembly, a copy thereof shall be transmitted to the Senate which may within 14 days make recommendation there on the National Assembly. यानी जो नेशनल असेंबली बिल पे भेजेगी मनी बिल कोई भी है, किसको सेंड करेगी, सेनेट को, और सेनेट 14 दिन के अंदर उस पर अगर कोई उन्होंने रिकमेंडेशन देनी हुई तो वो 14 दिन के अंदर नेशनल असेंबली को अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी कि इसमें ये चीज़ें ऐड कर लो या करनी है जो भी है। द नेशनल असेंबली शैल कंसीडर द रिकमेंडेशन ऑफ सेनेट एंड आफ्टर द बिल हैज बीन पास बाय द असेंबली विद और विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द सेनेट इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। यानी जो मनी बिल होगा रिकमेंडेशन वसूल करने के बाद उसको सदर को भेजेगी। हाँ, अब जो नेशनल असेंबली है उन पर अमल करती है रिकमेंडेशन पर या नहीं करती, वो एक सेपरेट चीज है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर बिल और अमेंडमेंट shall be deemed to be money bill if it contains provision dealing with all or any of following matters, namely the imposition, obligation, remission, alteration or regulation of any tax, जब टैक्स लगाना हो, कम करना हो, बढ़ाना हो, खत्म करना हो, the borrowing of money or the giving of any grant to the federal government or the amendment of the law relating to the financial obligation of the government, कोई कहीं से पैसे लेने हो, कर्जा लेना हो, the custody of federal consolidated fund, the payment of money into or the issue of any from that fund। अब जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उसमें देखना ये है कि कितनी उसके पास पैसा पड़ा है और कितना नहीं है। द इम्पोजिशन ऑफ चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और द obligation or alteration or issue of such money।
अब फेडरल जो बजट है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, अब उसमें ये देखना है कि इस दफ़ा कमी कितनी करनी है और बढ़ाना कितना है। दी रिजेक्ट रिसीप्ट ऑफ मनी और अकाउंट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स की जो रिसीप्ट्स हैं या कितनी पैसा आया और कितना गया है। द ऑडिट अकाउंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एनी मैटर incidental to any of the matters specified in preceding paragraph, a bill shall not be deemed to be a money bill by the reason only if that provides। अब यो जितने मामलात हैं कि किस तरह पैसा लगाना है, किस तरह आना है, कहाँ कहाँ डिवीजन करनी है, ये हमें सारा क्या बताता है आर्टिकल 73। अब उसके बाद है जी आर्टिकल 74। Federal government consent required for financial measures, a money bill or amendment which if enacted and brought into operation would involve expenditure from the federal consolidated fund or withdrawal from the public account of the federation or affect the coinage or currency of Pakistan or by the constitution or function of the State Bank of Pakistan shall not be introduced or moved in parliament except by or with the consent of federal government। अब पैसे बनाने हैं, नहीं बनाने, सिक्के बनाने हैं, करेंसी नोट बनानी है, कितना फंड पब्लिक अकाउंट्स में डालना है, कितना निकालना है, जो भी है वो पार्लियामेंट से में तब तक डिस्कस नहीं किया जाएगा जब तक फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त नहीं ली जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 75 75। President assent to bill, when a bill presented to president for assent, the president shall within 10 days assent to the bill, or in the case of a bill other than a money bill, return to the bill to parliament with the message requesting to the bill or any specified provision thereof considered and that any amendment specified in the message by considered। अब इसमें यह कहता है कि पैसे के अलावा जितना भी बिल है वो 10 दिन के अंदर उसको कंसीडर करेगा। 10 दिन के अंदर कंसीडर करने के बाद वो उसको वापस भेजेगा और कहेगा कि इसके मुताबिक अगर चेंजेस करनी तो कर लो, और साथ एक मैसेज भेजेगा पार्लियामेंट को, जिस हाउस ने भी उसको वो बिल भेजा होगा उसको वो बिल वापस करेगा। इसमें ये चीज़ें अगर करनी है, रिकमेंडेशन देनी है, तो वो उसमें अमेंडमेंट करवा लेगा। अगर एज इट एज उनको बोलेगा तो ओके, ठीक है। अब जो बिल पार्लियामेंट में वो भेजेगा उसको ज्वाइंट सीटिंग में कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, कोई ऐसा बिल है जो लॉ बनना जा रहा हो तो उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 77 और 76 की। बिल not to lapse on prorogation, a bill pending in either house shall not lapse by reason of the prorogation of house। A bill pending in the Senate which has not been passed by the National Assembly shall not lapse on the dissolution of the National Assembly। A bill pending in the National Assembly or a bill which have been passed by the National Assembly is pending in the Senate shall lapse on the dissolution of National Assembly। अब जो बिल है उसको इस वजह से मनसूख नहीं किया जाएगा कि एक हाउस में बिल पेश किया, दूसरा हाउस ख़त्म हो गया, वो बिल पड़ा रहेगा। जब दूसरी असम्बली आएगी वो उसको गौर व फिक्र कर लिया जाएगा। बात यह है, सेनेट में एक बिल आया, उसने भेजा किधर, नेशनल असम्बली में। अब नेशनल असम्बली उससे पहले एक राय देती, नेशनल असम्बली डिसॉल्व हो गई थी, लिहाजा इट डजंट मीन कि वो बिल ख़त्म हो गया, वो बिल इधर पड़ा हुआ है। ठीक है। जब दोबारा नेशनल असम्बली बनेगी वो दोबारा शुरू हो जाएगा। बात समझ आ गई ना। अब उसके बाद हमारे पास है जी आर्टिकल 77। Tax to be levied by law only, no tax shall be levied for the purpose of the federation except by or under the authority of act of parliament। अब कोई भी टैक्स है वो उस वक्त तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उसका वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास है आर्टिकल 78।
फाइनेंशियल प्रोसीजर, ये लास्ट हमारा वो क्या कहते हैं एरिया। Financial procedure. Federal Consolidated Fund and Public Account. All revenue received by the federal government, all loans raised by the government, and all money received by in the repayment of any loan shall form part of a consolidated fund to be known as the Federal Consolidated Funds. All the monies other received by or on behalf of the federal government, receiving by or deposited with the Supreme Court or any other court established under any authority, federation, and by कैडेट रिपब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन। अब 78 के मुताबिक जितने भी फंड्स हैं, चाहे गवर्नमेंट के फंड्स हैं, जिस भी तरह के फंड है, वो सारे क्या हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है और पब्लिक अकाउंट में जाएंगे जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है गवर्नमेंट। उसके बाद है जी 79। सुमेर 78 क्या बताया था मैंने? इसमें बताया क्या मैंने? क्या हो एक बात का आइडिया हो गया ना, बस इतना ही काफ़ी है। 79 कस्टडी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट। अब करो, मैं भी करता हूँ आप लोगों को जरिए। The custody of federal consolidated fund, the payment of money into the federal fund, withdrawal of money therefrom, the custody of other monies received by or on behalf of the federal government, their payment into and withdrawal from the public account of the federation, and all matters connected with or ancillary to the matter aforesaid shall be regulated by act of parliament or until provision in the behalf so made by the rules made by the president। अब जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के मामलात हैं या पब्लिक मामला है, जो पार्लियामेंट के फंड्स हैं, वो कहाँ से जाएंगे? वो इसी से जाएंगे, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स या पब्लिक अकाउंट से, ठीक है। जितनी भी इनकी पेमेंट हो, ये फंड्स वगैरह जो जारी किए जाते हैं लोगों को, कुछ पेमेंट्स करने के लिए जारी किए जाते हैं, कुछ निकालने के लिए जारी किए गए, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स होते हैं, इनकी बात होगी। और कहाँ जाने हैं? 80 एनुअल बजट स्टेटमेंट। सालाना बजट स्टेटमेंट क्या है? अब अगली बारी पता नहीं किसकी आती है, एक्टिव रहो। The federal government shall, in respect of every financial year, cause to be laid before the National Assembly a statement of the estimated receipts and expenditure federal government for that year in this part refer to the annual budget statement। अब एनुअल बजट स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? एनुअल बजट स्टेटमेंट में वो ये बताना चाह रहा है कि हमारे सालाना खर्चे कितने हैं, हमारी सालाना आमदन कितनी है, हमारे पास फंड कितना पड़ा हुआ है, हमने कहाँ कहाँ पर कितना कितना लगाना है, ठीक है। ये क्या है? एनुअल बजट स्टेटमेंट। आर्टिकल 80 एनुअल बजट स्टेटमेंट। Expenditure charged upon federal consolidated fund. The following expenditure shall be charged upon the federal consolidated fund: the remuneration paid to the president and other expenditure relating to office and the remuneration payable, the judge of Supreme Court and the Islamabad High Court, the chief election commissioner, the chairman and deputy chairman, speaker and deputy speaker of National Assembly, the auditor general। उसके बाद है जी administrative expense including the remuneration of staff of Islamabad High Court, Supreme Court। उसके बाद all debit charge from the federal government including interest, sinking and fund charge। उसके बाद any sum required to satisfy the judgment, decree or award against Pakistan or any tribunal। उसके बाद any other sum declared by the constitution or act of parliament to be so charged। अब आर्टिकल 1 क्या बताता है इसमें? ये भी अभी पूछ रहा है। अच्छा, आर्टिकल 81 हमें ये बताता है कि कौन कौन से फंड्स हैं या कौन कौन सी पेमेंट्स जो हैं वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से दी जाएंगी। पहले वो ये कहता है
सदर की जो सैलरी है वो कहाँ से दी जाएगी, इससे। उसका जो स्टाफ है उसके भी वो मामला जो है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाएंगे। दूसरी वो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की सैलरी। उसके बाद तीसरी बात करता है चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, ऑडिटर जनरल की तनख्वाह, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टाफ है या सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ है उनकी तनख्वाहें भी जो किधर है, इधर ही है। और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर, उनके ऑफिस और सेक्रेटरीट्स और सेनेट के जो और नेशनल असेंबली को जितने में मामला आते हैं उनकी तनख्वाहें भी इन्हीं से हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट के जितने फंड्स हैं, फॉर एग्जांपल लोन चार्ज वगैरह, उनके जो फर्दर एक्सपेंडिचर पर ऊपर जो हमने किस्तें वगैरह देनी है वो भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से हैं। उसके बाद किसी अदालत को, पाकिस्तानी अदालत को पाकिस्तान के बिहाफ पर कोई फ़ाइन हुआ है, किसी अदालत ने कोई जुर्माना किया है कि ये गवर्नमेंट पे करेगी या स्टेट पे करेगी, वो भी इसी फंड से जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अमाउंट किसी को देनी है तो वो भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से जाएगा। मामला मोस्टली फेडरल की बात हो रही है। Procedure relating to annual budget statement. So much of the annual budget statement as relates to expenditure charged upon the federal consolidated fund may be discussed in but shall not be submitted to the vote of the National Assembly. So much of the national statement as relates to the other expenditure shall be submitted to the National Assembly in the form of demands for grants, and the Assembly shall have power to assent or to refuse to assent or and any demand or to assent to any demand subject to reduction of amount specification. अब वो ये कहता है प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट, जितने भी प्रोसीजर हैं वो फंड जो है वो क्या है, वो नेशनल कंसोलिडेटेड फंड से एक तो जाएंगे ही जाएंगे। बाकी वो बात ये करता है कि इसके पास, नेशनल असेंबली के पास इख्तियार है कि वो जितनी अमाउंट बढ़ाना चाहे, जितनी कम करना चाहे, उन डिमांड्स की, उन फंड्स की जो लागत आएगी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर वो कर सकते। 82 हो गया, 83 83 क्या है जी, authentication of schedule of authorized expenditure. The prime minister shall authenticate by his signature or schedule specified. अब ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है, वो अथेंटिसिटी देगा जितने भी अखराजात हैं, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट तो वही होता है ना प्रेसिडेंट के बाद। उसके बाद 82 सॉरी 84 आर्टिकल 84 supplementary and excess grants. If in respect of any financial year it is found that the amount authorized to the expended for a particular service for the current financial year is insufficient, or that a need has arisen for expenditure upon some new service not included in the annual budget statement for that year. अब कोई ऐसा काम है जो पिछले साल का शुरू किया हुआ है या कोई पुराना प्रोजेक्ट है, उस पर पैसा कम पड़ गया उस बजट के मुताबिक जो रखा गया था, तो सप्लीमेंट्री के तौर पर आप उसको नया फ़ंड दे सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको मज़े की, आप हंसेंगे भी खुश भी होंगे। रोटी खाई है ना होटल से, जब हमारा एक दफ़ा सालन ख़त्म हो जाता है तो हम सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट से चले जाते हैं वो कहते हैं भाई जी ग्रेवी लाओ क्योंकि ये जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था वो अभी ख़त्म नहीं है, रोटी हमारे हाथ में, सालन हमारा ख़त्म हो गया, लिहाजा इसकी सप्ली दी जाए तो ये जस्ट है जोक है एंजॉय करने के लिए। वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 85 वन लाइनर अगर लिखते जाएंगे तो आसान होगा। वोट ऑन अकाउंट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फोर्सिंग foregoing provision relating to financial matters, the National Assembly shall have power to make any grant in advance respect of the estimated expenditure for a part of any financial year, not exceeding 4 months, pending completion of the procedure prescribed in Article 82 for the voting of the such grant and the authentication of the schedule of the authorized expenditure in accordance with the provisions of Article 82. अब ये है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है
जिसके लिए बजट में बात की गई है उसमें पैसा चाहिए। उसके लिए जो नेशनल असम्बली है वो वोटिंग कोरम को तो छोड़ो, एडवांस पेमेंट भी कर सकती है। ठीक है, एडवांस पेमेंट कर सकती है अगर कोई ग्रांट है तो। ठीक हो गया। 82 को क्या है यार, आज जुबान पे चढ़ा हुआ है। 86 power to authorize expenditure when assembly stand dissolved, notwithstanding anything contained in the foregoing provision relating to financial matter at any time when the National Assembly stand dissolved, the federal government may authorize expenditure from the federal consolidated fund in respect of the estimated expenditure for a period not exceeding 4 months in any financial year pending completion of the procedure prescribed in Article 82। अब बात ये करता है कि फाइनेंशियल ईयर नेशनल असेंबली डिज़ोल्व होगी, फेडरल गवर्नमेंट आ गई, उसके पास अख्तियार है कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा जो है जो 4 महीने से पेंडिंग है तो उसके लिए फ़ंड जारी कर सकती है। ठीक है, और वोटिंग कोरम जो है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 के मुताबिक ही होगा। और आर्टिकल 3 क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ओके करे। 87 आज आपको मज़े की बात बताऊं, मेरी वो क्या कहते हैं, लेग्स बड़ी पेन करनी है। सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, ईच हाउस शैल हैव ए सेपरेट सेक्रेटेरिएट। पार्लियामेंट जो है उसका अपना सेक्रेटेरिएट है, नेशनल असेंबली का अपना है, प्रोविंशियल एरिया का अपना। अभी तो पार्लियामेंट की बात करते हैं, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट, हर किसी का अपना अपना, और उनका जो स्टाफ है उनका भी अपॉइंटमेंट भी अपनी अपनी है। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंस कमेटी, आर्टिकल 88। Finance Committee, the expenditure of the National Assembly and the Senate within authorized appropriations shall be controlled to the National Assembly or as the case may be, Senate acting on the advice of the Finance Committee. In Finance Committee shall consist of the Speaker or as the case may be the Chairman, the Minister of Finance and such other members as may be elected there to National Assembly or the case। अब बात ये करता है कि जो फाइनेंस कमेटी है, चाहे नेशनल असेंबली के मामला हो चाहे सेनेट के हों, वो कौन उसको फाइनेंस कमेटी डील करेगी और उसका चेयरमैन जो होगा फाइनेंस मिनिस्टर होगा। उसके बाद है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर ऑफ प्रेसिडेंट के पास है। बात ख़त्म, कॉन्स्टिट्यूशन आज के लिए ख़त्म। ठीक है।